जो न्यू पार्ट देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने टाइम लैप्स कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मानवा को स्टार्ट करते हैं। यार ये बेचारी लड़की एंड ऑफ द वर्ल्ड में 3 बार रिग्रेस हुई और फिर भी 22 साल से ज्यादा जी नहीं पाई। एक विलेनस फैमिली में पैदा हुई और एक चिल्ड्रंस नॉवल में तो विलन का एंडिंग तो मौत ही फिक्स्ड होता है ना। लेकिन यार इस बार अपनी चौथी लाइफ में इस लड़की को कुछ ऐसा पता चला जिससे इसकी लाइफ ही बदल जाएगी। क्या सीन है इस पावरफुल और इमोशनलेस ड्रैगन ड्यूक का। उसने कसम खाई कि अगले जन्म में वो पक्का इसे काबू करेगी ताकि जिंदा रह सके। आओ आज इसी जबरदस्त कहानी को फॉलो करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक शानदार किंगडम के सीन से। जमीन पर अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी और किसी की सांसें तेज चल रही थी। एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी, लाशों से घिरी हुई। उसकी आंखें तेज और ठंडी थी, जख्म से अभी भी खून बह रहा था। अपने सामने लोगों को देखते हुए वो चुपचाप हिसाब लगा रही थी। वो मेल लीड है और वो सेकंड मेल लीड। वो किलर वेल फैमिली के पहले और दूसरे बेटे हैं और वो सबसे छोटा। सब आंखें खोल के मर गए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सर झुकाया और आह भरी। विश्वास नहीं हो रहा, इस लाइफ में भी 22 पार नहीं कर पाई। पता चला ये एक चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक की दुनिया थी और वो उस दुनिया में 3 बार रिग्रेस कर चुकी थी, 20, 21 और 22 साल की उम्र में। लेकिन तीनों बार वो एक विलेनस फैमिली में पैदा हुई थी। ये सोचकर उसने गुस्से से माथे पर त्योरी डाली, अपने मोनोलॉग में गुस्से से बोलती रही। और सोचो तो मैं एक चिल्ड्रंस नॉवल में रीइंकार्नेट हुई हूँ। क्या कोई मुझसे ज्यादा अनलकी है इस दुनिया में। अचानक एक साया जमीन पर फिसला जहां उसका हाथ छू रहा था और उसके साथ ही ठंडी हवा चली। उसने तुरंत ऊपर देखा तो उसके सामने एक आदमी था। उसने अपने पंखों का यूज करके ऊपर उड़ना शुरू किया, जिससे तेज हवा के झोंके बन रहे थे। उसने हैरानी से ऊपर देखा, वो एक जिंदा ड्रैगन था, या फिर ड्रैगन ड्यूक। उसकी आंखें उसे मारने की नीयत से देख रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसे और शिकायत की, डैम इट, अगर उन पागल कुत्तों ने ड्यूक को ऐसे बरसर्क ना किया होता तो। जब वो गुस्से में थी तो ड्रैगन ड्यूक उसके करीब आ रहा था। वो अभी भी परेशान थी। उन्होंने उस ड्रैगन किंग को प्रोवोक ही क्यों किया और ये सब क्यों हुआ। क्या ये एंडिंग सच में एक चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक के लिए ठीक है। उसने शांत रहने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये तो बहुत बुरा है। फिर उसने ड्रैगन ड्यूक का सामना करने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके सामने का सीन उसे हद से ज्यादा हैरत में डाल दिया। वेट, क्या वो सही है। ड्रैगन ड्यूक के ठीक पीछे एक बड़े शहर की तस्वीर थी, शियान की गलियां। उसने सोचा ये उसे कैसे दिख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अब वहां चली जाऊं तो मेरे सामने ड्रैगन ड्यूक मंडरा रहा है। उसका दिल उत्साह से भर गया कि वो घर जा सकती है। वो सच में उसका घर था। लेकिन उसी पल ड्रैगन ड्यूक का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। फिर उसने बिना किसी दया की अपनी कलाई झटकी। वो पल ही था जब उसकी तीसरी लाइफ उस चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक में खत्म हो गई। मौत के करीब होकर भी वो डरी नहीं, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने खुद से कहा, अगली लाइफ में मैं उस ड्रैगन पर पक्का अटैक करूंगी। उससे निकलने वाली बिजली ने उसकी एक और बेकार लाइफ को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। आंख बंद करते ही एक नया पन्ना उसकी आंखों के सामने पलट गया। उसके सामने एक शानदार मैंशन थी जो धूप में खूबसूरत और लग्जूरियस लग रही थी। कुछ लोग किसी के बारे में फुसफुसा रहे थे, वो ड्रैगन की दुल्हन है ना। वो लोग नीले बालों वाली छोटी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसे एक नौकर उठाए हुए था। मैंने सुना है कि जब से वो पैदा हुई है उसमें कोई पावर नहीं जागी है। अगर वो ड्रैगन की दुल्हन है तो शायद उसे बेच दिया गया होगा। छोटी लड़की उन लोगों को घूर रही थी, फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अच्छा, ये फैमिली के लिए ठीक है। उनकी बातों के बावजूद वो बेहद एक्साइटेड थी ये सुनकर। बात करते रहो, इस लाइफ में मैंने पक्का ड्रैगन की दुल्हन बनने का डिसाइड कर लिया है। ये उस किताब की दुनिया थी जिसका नाम था बिकमिंग द टर्मिनली इल डॉटर ऑफ द ब्लैक पेपर ड्यूक। जब वो इस किताब में ट्रांसमाइग्रेट हुई तो उसने अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए ओरिजिनल प्लॉट बदल दिया। लेकिन रिजल्ट बहुत निराशाजनक था। पहली बार वो एंडिंग से बहुत गुस्से में थी, लेकिन आयरॉनिकली चीजें खत्म नहीं हो सकी, बल्कि रिग्रेशन रिपीट हो गया। अपनी पहली और दूसरी फेलियर्स के बाद उसे टाइम का श्राप मिल गया था। पहली बार वो इसलिए फेल हुई क्योंकि उसने ओरिजिनल मेल लीड को सिड्यूस करने की कोशिश की, और दूसरी बार वो टेटनस से अचानक मर गए। सच में बैड लक पे बैड लक का केस था। और अपनी तीसरी लाइफ में वो ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से मरी। वो मेल लीड की साजिशों में फंस गई और मारी गई। लेकिन इस बार मरने से पहले उसने ड्रैगन ड्यूक की पावर देखी।
अगर उसके पास वो पावर होती तो वो घर वापस जा सकती थी, अपने खूबसूरत शहर शियान। इस पल नौकर उसे बैंक्वेट हॉल से बाहर ले गया। फिर उसे एक पालने में रखा गया, शायद थोड़ा जोर से, जिसके चलते वो पिछले फ्रेम से टकरा गई। उसने दर्द वाली जगह को रगड़ा और चुपचाप शिकायत की, आराम से। फिर नौकर चला गया, बच्चे को कमरे में अकेला छोड़कर। ये लोग बच्चों के साथ भी इतने जालिम हैं। खिड़की से रोशनी पूरे कमरे में चमक रही थी। वो वहां खाली दिमाग बैठी थी, आगे देखते हुए सोच रही थी, समझ में आता है ये जगह मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगले सेकंड उसने इसे मना कर दिया, अभी नहीं। उसी टाइम उसके हाथ छूने वाली जमीन पर किसी का साया खड़ा था। कदमों की आवाज कमरे में आई। वो किलर व्हील क्लैन की करंट हेड ओक्यूला थी। उसने पीछे खड़े नौकर से पूछा, कहाँ है वो? ओक्यूला ने सामने बैठी बच्ची को घूरा। उसने हाथ बांधकर पूछा, यही है? नौकर ने जवाब दिया, जी क्लैन हेड। बच्ची को देखते हुए उसने अपना हाथ थोड़ी पर रखा, कुछ सोचते हुए। पता चला आज वो दिन था जब छोटी लड़की का नाम रखा जाना था। उसकी आंखें अपने नए नाम के लिए उत्साह से भरी थीं, लेकिन ओक्यूला नौकर की तरफ पलटी और कुछ और पूछा, हाइड्रोमैंसी का क्या? इस बात ने उसे, जो अपने नाम का इंतजार कर रही थी, अचानक चुप करा दिया। नौकर ने पन्ने पलटे, अपने क्लैन हेड के लिए जवाब ढूंढते हुए। अच्छा, थोड़ा समझाते हैं। हाइड्रोमैंसी एक स्पेशल पावर है जो किलर वेल क्लैन की पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। इस पावर से पानी के जीव अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल जमीन पर भी कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोमैंसी, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी वो रखते हैं एक्वेटिक स्पीशीज के लिए मैजिकल लिमिटेशंस को हटाने की। उकिला ने बच्चे को एक नजर देखा और गुस्से में ठस किया, क्या बेकार चीज है मेरे पास। फिर वो पलटी और चली गई। नौकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, बच्ची का नाम? उकिला ने बिना पीछे देखे चलना जारी रखा। उसने कहा, एक नाम, कलिप्सो। छोटी लड़की की आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपना नया नाम सुना। उसने फिर जोर देकर कहा, कलिप्सो ही होगा। 3 लोगों वाले कमरे में ओक्यूला जा रही थी। नौकर ने ओबे किया, हाँ मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। कलिप्सो ने इस दौरान खाली दिमाग से सोचा, बस इतनी जल्दी? जाने वाले 2 लोगों की पीठ को देखते हुए कलिप्सो को बेचैनी महसूस हुई। अगर मुझे ऐसे ही इग्नोर किया गया तो मैं छोड़ दी जाऊंगी और मर जाऊंगी। बचकर ड्रैगन की दुल्हन बनने के लिए मुझे कम से कम 10 साल की उम्र तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने तुरंत एक्शन लिया, अपना मुंह खोला और कुछ कहने की तैयारी की। रुक जाओ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जिसने ओक्यूला और दूसरे इंसान को हैरान कर दिया, उन्हें 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया। तुरंत ओक्यूला उलझे हुए लुक के साथ पलटी और पूछा, इसने क्या कहा? कैलिप्सो पलने में खड़ी होकर चिल्लाई, ग्रैंडमा, ओक्यूला एंड कैलिप्सो। ओक्यूला ने नौकर की तरफ पलटकर सवाल किया, ये अभी से बोल सकती है? इसे किसने सिखाया? इस बात ने नौकर को घबरा दिया। अच्छा, हाँ, नॉर्मली बच्चे 2 साल की उम्र के आसपास सिंपल चीजें बोल सकते हैं। ओक्यूला ने उसे रुकने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया और उसे रोका। लेकिन नॉर्मली किलर वेल के बच्चे आमतौर पर 5 साल की उम्र तक हल्के से लिस्प के साथ धीरे धीरे बोलते हैं। तुरंत उसके बाद वो तेजी से कैलिप्सो की तरफ चली। ये देखकर कैलिप्सो मुस्कुराई, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। ओक्यूला पलने के पास आई, हल्का सा झुककर उम्मीद कर रही थी कि बच्ची फिर से वही बोलेगी। बिना हिचकिचाहट के कैलिप्सो चिल्लाई, ग्रैंडमा। उसने अपने हाथ उठाए जाने का इशारा करते हुए। ओक्यूला थोड़ी हैरान थी। अच्छा, ये सिर्फ बोलना ही नहीं जानती बल्कि सुनती और समझती भी है। इस वक्त नौकर भी पास आया और समझाया, मैंने नैनी या मेड से इस बारे में कुछ नहीं सुना। कैलिप्सो बाहर से मासूम एक्सप्रेशन के साथ लेकिन अंदर से शरारत भरी मुस्कान के साथ सोचा, ये तो रिग्रेसर का स्किल है। इस बात ने ओक्यूला को थोड़ी सरदर्द के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इसके पास जीनियस फिश हेड है? कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही कैलिप्सो ने दोहराया, फिश हेड, ग्रैंडमा फिश हेड। इस बात ने उन दोनों को एक बार फिर हैरत में डाल दिया। ओक्यूला ने उसे आंखों से देखा और हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने एक हाथ से कैलिप्सो को उठाया। सामने वाली बच्ची को देखते हुए उसने सोचा, ये शायद अच्छी बात है। ये बिल्कुल पियर जैसी लगती है। भले ही इसके पास हाइड्रोमेंसी ना हो, इसका दिमाग तेजी से डेवलप हो रहा है। आगे ओक्यूला हल्का सा मुस्कुराई और कैलिप्सो से पूछा कि क्या वो खुद को यूजफुल साबित कर सकती है। ये सुनकर कैलिप्सो की आंखें बड़ी हो गई, जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसे वो वक्त याद आया जब ओक्यूला पलट कर चली गई थी। कैलिप्सो को वहां खड़ा उसकी पीठ देखते हुए छोड़ दिया था। अचानक कैलिप्सो ही अपना छोटा हाथ उठाया। उसने हल्के से ओक्यूला के बालों को सहलाया, जिससे वो फ्रीज हो गई, अनिश्चित थी कि वो क्या करने वाली है।
उसकी आंखों में कैलिप्सो प्यारी और मासूमी से मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले सेकंड कैलिप्सो ने ओक्यूला के सिर के बगल से बाल का एक लच्छा खींचा। ओक्यूला की हैरानी के साथ ही कैलिप्सो का बेहद चालाक चेहरा भी था। ओक्यूला अभी भी हैरानी में थी, जैसे उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जबकि पीछे खड़ा नौकर हिचकिचाया, उसने शायद ही किसी ऐसे इंसान से मिला हो जिसने क्लैन हेड को कैलिप्सो की तरह छूने की हिम्मत की हो। छोटी लड़की ने खींचे हुए बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की। मन ही मन सोचा, प्रूव करना है, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। बाहर से कैलिप्सो ने चमकते और दमकते चेहरे के साथ अपना हाथ छाती पर रखा और जोर देकर कहा, ग्रैंड माँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं प्रूव करूंगी। उसके दिमाग में इस लाइफ का गोल पक्का हो चुका था, वो पक्का घर वापस जाएगी। नौकर अब पिछले सीन से कांप रहा था, लेकिन गुस्सा होने के बजाय ओक्यूला अम्यूजमेंट से मुस्कुराई। फिर वो जोर से हंस पड़ी, अभी भी बच्चे को उठाए हुए थी। ओक्यूला कैलिप्सो को अपने चेहरे के करीब लाई, उत्साह से भरी हुई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी जिसने लाइफ छोड़ दी थी, पियर, ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस करेगा। नॉट बैड। अगले ही सेकंड उसने कैलिप्सो को पलने में फेंक दिया। फेंकने की ताकत काफी ज्यादा थी, जिससे कैलिप्सो को थोड़ा दर्द हुआ। कैलिप्सो तुरंत गुस्से में आ गई। उसने चुपचाप गाली दी, सब लोग बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव क्यों करते हैं। ओक्यूला मुड़कर चली गई, लेकिन निर्देश देना नहीं भूली, मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ। इस गर्मी में उसे एजुकेशनल फैसिलिटी भेज दो। नौकर तेजी से उसका पीछा किया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा घबराहट में था और उसने जवाब दिया, हाँ क्लैन हेड। एक और कदम आगे बढ़कर उसने धमकी दी, बच्चे पर प्रेशर डालते हुए, अगर वो एजुकेशनल फैसिलिटी में रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाती है तो उसे मेरे लिए निकाल दो। उसकी तेज आंखें कैलिप्सो की तरफ घूमी और उसके साथ ही चालाक मुस्कान थी, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उस एक्सप्रेशन ने कैलिप्सो को थोड़ा कंपा दिया, लेकिन ये उसे डराने के लिए काफी नहीं था। कैलिप्सो की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। बस इंतजार करो और देखो, मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊंगी और टैलेंटेड बनूंगी, फिर इस फैमिली को हमेशा के लिए लीड करूंगी। मैंशन के बाहर धूप हर जगह चमक रही थी। अंदर कैलिप्सो को नैनी ने पकड़ा हुआ था। उसने चुपचाप हिसाब लगाया। गोल है कि 10 साल की उम्र तक सुरक्षित बचना है। कैलिप्सो ने सावधानी से अपने सामने फैले हुए हाथों को देखा। लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, क्योंकि इस लाइफ में मेरी फिजिकल एबिलिटीज बहुत खराब है। मैं एजुकेशनल फैसिलिटी में पढ़ूंगी। अगर मेरे पास कोई गार्डियन हो तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। अपने दिमाग में उसने फैमिली से बचकर निकलने के लिए घर तोड़ने का सीन सोचा, चुपचाप हिसाब लगाते हुए, अगर मैं एजुकेशनल फैसिलिटी में नहीं जा पाई तो भी मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। अचानक नैनी ने उसे जमीन पर बिठा दिया, जिससे कैलिप्सो थोड़ा उलझ गई। उसके ठीक बाद उसने इज्जत से कहा, 1 हफ्ते में हम आपको शिफ्ट करने का इंतजाम करेंगे मिस। कैलिप्सो का चेहरा उदासी से भर गया जब वो पलटकर उसे देखने लगी। मेरा एटीट्यूड इतनी जल्दी बदल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पहचान मिल गई। नैनी का चेहरा अभी भी चमक रहा था जब उसने कैलिप्सो को देखा। उसने कहा, ठीक है, बाहर जाओ। नैनी ने तुरंत ओबे किया, हाँ मिस। कैलिप्सो की आंखें थोड़ी चिंता में आ गई। उसने इधर उधर चलना शुरू किया, सोचती हुई, इंग, वो इंसान जो सबको पागल कर देता था क्योंकि उसके पास असाधारण पावर होने की बात कही जाती थी। एक इंसान जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सब डरते थे, लेकिन उसकी हाइड्रोमैंसी का यूज लिमिटेड था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास यूनिक हॉबीज भी थी और वो फैमिली के पावर स्ट्रगल्स में ज्यादा दखल नहीं देता था। ये सोचते हुए उसके कदम अचानक रुक गए। वो इंसान जिसके बारे में कैलिप्सो इतनी देर से सोच रही थी, वो उसका पिता पियर था। सीन बदला, शानदार मैंशन के बाहर का। इस वक्त कैलिप्सो सड़क पर दौड़ रही थी। दौड़ते हुए उसने सोचा, फादर तो मेरे पैदा होने के बाद से दिखे ही नहीं और वो मेरे बड़े भाई का भी ध्यान नहीं रखते। कैलिप्सो ने अनुभव से सीखा था कि वो पियर से फैमिली अफेक्शन की अपील नहीं कर सकती थी, तो मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगी कि मैं पियर की बेटी हूँ। कैलिप्सो ने डिसाइड किया, भले ही मैं कमजोर हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है। अगर मैं ध्यान आकर्षित कर सकी तो मुझे हेल्प मिल सकती है। कैलिप्सो रुकी और अपने सामने का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने पिछली लाइफ के बारे में सोचा तो उसे थोड़ा लाचार महसूस हुआ। बटलर ने मुझे फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चीजें अब मेरी हेल्प कर सकती है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कैलिप्सो ने एक आदमी को वहां बैठा देखा। वो थोड़ी हैरान थी। अचानक हवा का एक झोंका चला जिससे उसके बाल फड़फड़ाने लगे। कैलिप्सो ने सीधे सामने बैठे आदमी को देखा। वो नीली आंखों वाला एक हैंडसम आदमी था, इतना हैंडसम कि दिल धड़क उठे। ए? ये देखकर कैलिप्सो थोड़ी शर्मा गई, अपने बैग की स्ट्रैप को पकड़ते हुए। फिर उसने एक चमकती मासूमियत से भरी मुस्कान दी। हेलो मिस्टर। कैलिप्सो उत्साह से करीब दौड़ी। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल फैसिलिटी कहाँ है?
इस आदमी को पास से देखते हुए कैलिप्सो हैरान थी और चुपचाप असेस कर रही थी। वाओ, अपनी पिछली लाइव्स में मैं हमेशा जल्दी मर जाती थी, इसलिए मैं असली इंसान से नहीं मिल पाई। ये सच है कि अच्छा लक और बुरा लक होता है। कैलिप्सो की सवाल के बाद उसकी प्यारी चमकती आंखों के साथ वो आदमी चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। इस पल कैलिप्सो का मूड गिर गया जब उसने आदमी को उसे इग्नोर करते हुए देखा। लेकिन 1 सेकंड बाद उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जवाब दिया, तुम गलत जगह आ गई हो, जिससे कैलिप्सो स्पीचलेस हो गई। कैलिप्सो ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और दृढ़ निश्चय से कहा, लेकिन मुझे वहां जाना है, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? उसने फिर से चेहरा घुमा लिया और जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए, वो दूसरी तरफ है। जवाब सुनकर कैलिप्सो रुक गई। आगे कैलिप्सो आदमी के पास चढ़ गई। चढ़ते हुए सोचा कि कुछ भी आसान नहीं है। जब वो सेट हो गई तो उसने अपने बैग में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। मैं करीब कैसे जाऊं? क्या मैं उसे कुछ खाने को दूं? कैलिप्सो ने आदमी के सामने कुछ बढ़ाया। ये लो मिस्टर, ये सूखे फल हैं, क्या आप एक पीस लेंगे? आदमी ने जवाब नहीं दिया, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। फिर जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, कैलिप्सो ने आह भरी जब वो खाने लगी। छोड़ो, मैंने वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैलिप्सो ने इस उदास आदमी से बात करना शुरू किया। यहाँ बहुत शांति है, क्या आपके कोई दोस्त नहीं है? क्या आप रोज यहाँ अकेले खेलते हैं? तो आप भी मेरी तरह अकेले होंगे। उसे ये कहते सुनकर आदमी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन इस बार चुप रहने का फैसला किया। इस बार कैलिप्सो सच में गुस्से में थी। उसने आदमी को घूरा, ये मुझे फिर से इग्नोर कर रहा है। लेकिन अंदर से उसे थोड़ा हल्के में लगा, आज तो बस इसका चेहरा पहचानने से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। उसके बाद कैलिप्सो नीचे कूद गई। अलविदा, मैं जा रही हूँ। उसने अलविदा के लिए हाथ हिलाया। जब वो चलने लगी, उसका चेहरा चमक रहा था। बाय मिस्टर, फिर मिलेंगे। कैलिप्सो आगे दौड़ी, उस आदमी को पीछे छोड़ दिया जो उसे बैठा हुआ देख रहा था। उसका हाथ जख्मी था, खून जमीन पर फैल रहा था। उसने एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा, दूसरा हाथ जख्म को ठीक कर रहा था और कहा, क्या वो मेरी बेटी है? उसने मन ही मन सोचा, शायद वो मुझे नहीं जानती। इस तरफ कैलिप्सो हवा की तरह दौड़ रही थी। वो दौड़ते हुए हल्का सा अपना सिर घुमा रही थी और जीभ निकालकर चिढ़ा रही थी। फादर सोच रहे होंगे कि मैं नहीं जानती। डायरेक्ट रिलेटिव्स में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी सेम है। कैलिप्सो का मतलब था कि दोनों ठंडे और इंडिफरेंट थे, जैसे कि ये सब उसके हिसाब में था। उसने जोर देकर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फादर मुझे पहचाने नहीं। शाम को मैंशन में कमरे की सारी लाइट्स ऑन थी। कैलिप्सो घर पहुंच गई थी और दरवाजा बंद कर रही थी। अचानक उसने चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर एक कोने में छुपकर कैलिप्सो ने 2 नौकर को किसी बारे में गपशप करते हुए सुना। इसे चुप कराओ, इसमें कोई टैलेंट नहीं है और इसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है। कितना बेकार है, काश ये लोग जल्दी से इससे छुटकारा पा लें। कैलिप्सो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा, डायरेक्ट डिसेंडेंट किलर व्हेल को ऐसी जगह छोड़ने के लिए, अगर मैं अपनी पावर्स नहीं जगा पाई तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कैलिप्सो ने सोचा, इस पागल इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए। फिर उसने अपने पिता के बारे में सोचा, मुझे पियर की हेल्प चाहिए। कैलिप्सो जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ठीक है, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसे अपनी इस एबिलिटी पर विश्वास था, मैं पियर को इंटरेस्टेड बना सकती हूँ। अगली सुबह कैलिप्सो एक बार फिर पियर से मिलने के लिए जल्दी बाहर चली गई, लेकिन वो थोड़ी चिंतित थी। उसके हाथ उसकी ड्रेस को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कमजोर शरीर कुछ काम की चीज कर सकता है। कैलिप्सो इतनी उदास थी कि वो रोने लगी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। मेरे बड़े भाइयों में तो ताकत और फिजिक का टैलेंट पैदाइशी था, मैं ही ऐसी क्यों हूँ? उसने अपनी हाइड्रोमैंसी जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। बहुत बुरा, काम नहीं किया। कैलिप्सो ने रिकॉल किया, अपनी पिछली लाइफ में मैंने जाना था कि वाटर ड्रैगन स्टीयर्स नाम की कोई चीज़ होती है। मैं उस अनमोल खजाने को लेकर हाइड्रोमैंसी जगा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी खजाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं दौड़ सकती, इसलिए पियर के पास जाना टॉप प्रायोरिटी है। अचानक किसी की आवाज़ गूंजी, जिससे कैलिप्सो चौंक गई। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम गलत जगह आ गई हो? आवाज़ सुनकर कैलिप्सो तेजी से दीवार के पीछे दौड़ी ताकि वो छुपकर सुन सके। दूसरे इंसान ने जवाब दिया, ये यही है। उन दोनों को धीरे धीरे पास आते देखकर कैलिप्सो ने सोचा, कौन आ रहा है यहाँ? वो 2 लड़के थे। काले कपड़ों वाले ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ एक नया डिसेंडेंट पैदा हुआ है। ब्राउन हेड वाले ने जवाब दिया, मुझे पता है, तो क्या, वो वैसे भी हाइड्रोमैंसी यूज नहीं कर सकती। कैलिप्सो अभी भी इस तरफ छुपी हुई थी, उनकी बात सुन रही थी। ब्राउन हेड वाले ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने सुना है कि उसे ड्रैगन की दुल्हन के रूप में बेचा जा रहा है। काले बालों वाले ने जवाब दिया,
वो कहते हैं कि उसे क्लैन हेड ने पहचान लिया है और उसे मेन हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। अगर हम उसे अभी सबक नहीं सिखाएंगे तो वो बेन के लिए पक्का मुश्किल खड़ी करेगी। ये सुनकर कैलिप्सो को समझ आया, बेन बड़े चाचा का बेटा है, मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो ये लोग जरूर वैसल्स बनने के लिए वॉलंटियर हुए होंगे। दोनों लड़के चिंतित थे। ओ डियर, अगर बेन गुस्सा हो गया तो बहुत डरावना होगा। क्योंकि वो पावरफुल सक्सेसर पर निर्भर थे, इसलिए उनका दूसरे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को नीचा दिखाना गलत नहीं था। ये सुनकर ब्राउन हेड लड़के ने कहा, तो हमें उसे खूब सबक सिखाना होगा ताकि वो कुछ और सोच ना सके। काले बालों वाले ने अग्री किया। ये देखकर कैलिप्सो ने चिंता से सोचा, मेरे पास अभी कोई पावर नहीं है, अगर मैं बस ऐसे ही भाग जाऊं। वो धीरे से मूव हुई ताकि कोई आवाज न हो, लेकिन जिंदगी सपना नहीं होती। कैलिप्सो का पैर एक टहनी पर पड़ा जिससे चट की आवाज आई। ये सुनकर उन दोनों ने सावधानी से उधर देखा। जैसे ही कैलिप्सो दौड़ने वाली थी, तीनों 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए कि क्या हो रहा है। उनमें से एक चिल्लाया, हे उधर, क्या वो वही नहीं है? अब कैलिप्सो सिर्फ एक ही बात सोच सकती थी, मैं तो गई। फिर उन तीनों के बीच पीछा शुरू हो गया। दोनों लड़के चिल्ला रहे थे जब वो पीछा कर रहे थे, रुक जाओ। कदमों की आवाज और चिल्लाना उस जगह गूंज रहा था, रुक जाओ। इस वक्त कैलिप्सो दौड़ रही थी और हाँफ रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं रोक सकती। उनमें से एक पकड़ने ही वाला था कि कैलिप्सो का बैलेंस बिगड़ गया और वो आगे गिर गई। उसके पैर आपस में उलझ गए। कैलिप्सो डर गई, मैं पकड़ गई। इस वक्त दोनों लड़के उसका रास्ता रोक रहे थे। ब्राउन हेड लड़के ने शक से पूछा, तो क्या तुम सच में डायरेक्ट डिसेंडेंट हो? तुम बहुत छोटी लगती हो। फिर उनकी ताने और अपमान भरी नजरें आईं। तुम हाइड्रोमैंसी यूज नहीं कर सकती, तुम्हें क्लैन हेड ने कैसे पहचान लिया? जैसे कि उन्होंने उसके दर्द की नस छू दी हो, कैलिप्सो की आंखों में चमक आ गई, उसके छोटे हाथ मजबूती से बंद हो गए। कैलिप्सो ने प्रवोक किया, इधर आओ, बड़ी बड़ी बातें करते हो। कैलिप्सो हैरान लड़कों के सामने लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, तुम लोग बेन के वो हरामखोर हो, है ना? दोनों ये सुनकर हैरान थे। ब्लैक शर्ट वाले ने पूछा, क्या ये सच में बोल रही है? क्या मैं अकेला हूँ जो इसे सुन रहा है? ये कितने साल की है? ये अभी से कैसे बोल सकती है? बैठा हुआ ब्राउन हेड लड़का भी खड़ा हुआ और जवाब दिया, मैंने भी सुना। फिर उसने कैलिप्सो के माथे पर उंगली मारी और प्रवोक करना जारी रखा, मुझे हैरानी है कि तुमने बिना हाइड्रोमैंसी के क्लैन हेड की नज़र में जगह बना ली। कैलिप्सो की घूरती हुई नज़र को इग्नोर करते हुए उसने आगे कहा, तो तुम बस एक छोटा सा कीड़ा हो जिसे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, हाँ। कैलिप्सो और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उस उंगली को पकड़ लिया जो उसके माथे की तरफ थी। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और तुरंत काट लिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। चाहे ब्राउन हेड लड़का कितना ही फड़फड़ाता, उसने छोड़ने से मना कर दिया। ये कैसा एहसास था? संतुष्ट होकर उसने अपनी बाइट छोड़ दी। वो लड़का जिसे उसने काटा था रो रहा था और अपनी लाल धड़कती उंगली को रगड़ रहा था, शिकायत करते हुए। कैलिप्सो ने थूका और पूछा, हो गया? वो अपना गुस्सा हार नहीं रोक सकी और सीधे उनके चेहरों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, अगर वो कीड़े हैं तो वो जमीन के जीव हैं ना, तुम असभ्य फिश हेड। वो दो बच्चे जिन्हें उसने इशारा किया था, एक हैरानी से दूसरी हैरानी में थे। वहीं नहीं रुकते हुए उसने आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जमीन के किसी चीज से कंपेयर करने की? ब्लैक शर्ट वाले ने जोर से हंसने की कोशिश की, ये क्या बोल रही है? अच्छा, ब्राउन हेड वाला जोर से हंस पड़ा। कैलिप्सो ने उसे सफलतापूर्वक प्रवोक कर दिया था। चालाक चेहरे के साथ उसने कहा, मैं तो तुम्हें कुछ एडवाइस देने वाला था। अपने गुस्से के बावजूद कैलिप्सो डरी भी हुई थी। पलटकर जवाब देना तो मजेदार था, लेकिन वो अब और नहीं भाग सकती थी। उसने अपने सामने दो बड़े फिगर्स को देखा और सोचा, दो के खिलाफ एक, मेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। उसे एक आइडिया आया। अच्छा, तो? कैलिप्सो ने उन्हें पॉइंट किया, क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरे फादर इस बात को छोड़ देंगे? दोनों लड़के उलझन में थे। फादर? फिर उन्होंने पियर के ठंडे एक्सप्रेशन की कल्पना की।